हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिव्या। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर्स क्लब। सो फर्स्टली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग कोर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं थ्योरी विद एमसीक्यू। इससे क्या है, आपको जो आपके थ्योरी के एग्जामिनेशन है एंड जो आपके कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो अभी जो हमने स्टार्ट करी है एक सीरीज, वो है रिवीजन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन 5 डेज और 5 लेक्चर्स। इसमें हमने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। 2 इसमें से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसके आप वीडियोस देख सकते हैं, एंड आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 और डे 3। सो अगर हम बात करें डे 1 एंड डे 2 की, तो डे 1 में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एंड डे 2 पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेंटल। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफेंस मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर एंड ईसीटी। अगर आप नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट है देन तो आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो टॉपिक है ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ये वेटेज रखते थे हमारे थ्योरी के जब हम एग्जाम देते थे कॉलेजेस में अपने। एंड जो अभी कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहाँ से कितने ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। सो डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल मैकेनिज्म यूज एट अनकॉन्शियस लेवल टू रिजॉल्व इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिड्यूस टेंशन और एंजाइटी। सो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, डिफेंस मैकेनिज्म का ही अदर नेम मेंटल मैकेनिज्म होता है। ये चीजें वो हैं जो हम अपने अनकॉन्शियस लेवल में यूज करते हैं, ठीक है। हम सोच समझ के कभी रिएक्ट नहीं करते, हमसे हो जाती है वो चीजें। क्यों हम वो चीज करते हैं? अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आप सभी को पता है, मुझे भी, कि हम सभी की लाइफ में क्या है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रहता ही है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100% खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम नॉर्मल एक पैटर्न जीने की कोशिश करते हैं। तो हम जो वो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, हम जो तरीके यूज कर रहे हैं कि उस एंजाइटी को खत्म करें किसी तरीके से, तो उन्हीं तरीकों को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्या मोटिव है? ताकि हम एंजाइटी को खत्म कर सकें, ठीक है। आइए देखते हैं इसके टाइप्स। जो इसके ये टाइप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जामिनेशन में थ्योरी की अगर बात करें तो एक्सप्लेन करने को डिटेल में आ सकते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, या फिर अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 2 लाइन का एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से ये कौन से वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कंपनसेशन से। टेंशन और एंजाइटी इज रिलीव्ड बाय ओवरकम द पर्सनल वीकनेस by which tension arise and gain social approval। कंपनसेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंपनसेट करना किसी चीज को लेके, यानी कि ये नहीं तो फिर ये, ठीक है, कंपनसेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे कि वो रनिंग नहीं कर पाता है, उससे लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं उससे हो पा रहा है, तो वो क्या करता है, स्पोर्ट्स वाली फील्ड को कम्प्लीटली छोड़ के वो 100% अपना देता है पढ़ाई की तरफ, ठीक है, और वो बहुत अच्छा वहाँ पे कर भी रहा है। इससे क्या है, जो उसके दिमाग में टेंशन थी कि यार मुझसे रेस में नहीं मैं फर्स्ट आ रहा हूँ या सेकंड आ रहा हूँ, या मुझसे एक कह सकते हैं कि मैं कट ऑफ तक भी नहीं जा रहा हूँ, तो वो उसकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो वाली टेंशन क्या है उसकी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो कंपनसेट कर रहा है। उससे स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है तो वो पढ़ाई में तो अच्छा कर रहा है, उसने कंपनसेट कर लिया है, वो सोशली वो चीज़ अप्रूव्ड भी है, तो इसको कहते हैं कॉम्पनसेशन। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो स्पोर्ट्स चूज करता है एंड वहाँ पे वो बहुत अच्छा एक एथलीट बनता है, सो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर ट्रांसफॉर्म टू लेस डेंजर ऑब्जेक्ट और पर्सन। स्ट्रॉन्ग इमोशन से यहाँ पे मतलब है जैसे कि गुस्से वाले इमोशंस है, ठीक है, वो हम ट्रांसफर करते हैं लेस डेंजर ऑब्जेक्ट और पर्सन पे। फॉर एग्जाम्पल जब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी तो वो लॉजिक पे डांटते हैं बच्चों को, लेकिन कभी कभी वो बिना मतलब के ही अपना जो सारा गुस्सा, जो उनका एंगर रहता है वो बच्चों पे ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि वो लेस डेंजर ऑब्जेक्ट पे, कभी भी वो अपने से जो हायर अथॉरिटी होंगे उन पे वो नहीं करेंगे, लेस डेंजर ऑब्जेक्ट पे अपना जो है वो गुस्सा रिलीव कर देंगे। इससे क्या है, उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा। ये तरीका वो यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है डिनायल। सो डिनायल इज रिजेक्शन फॉर एनीथिंग विच में डिस्टर्ब टू द क्लाइंट। आपने पढ़ी होगी डेब्डा की स्टेजेस,
डेप्डा में सबसे पहले जो डी रहता है वो यही डिनाइल है। डिनाइल मीन्स हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये चीज़ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कोई पेशेंट आया, नॉर्मली वो अपना रूटीन चेकअप कर रहा है, पेशेंट नहीं, कोई पर्सन हॉस्पिटल में आया रूटीन चेकअप के लिए, एंड सडनली उसको डायग्नोज हो गया कैंसर इन लास्ट स्टेज। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए भी ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो क्या करेगा, हम सभी, कोई भी हो सकता है सिचुएशन में, हम डिनाइल करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती मेरे साथ। सो फर्स्टली वो क्या करेगा, सेकेंड ओपिनियन के लिए जाएगा, थर्ड ओपिनियन के लिए वो डॉक्टर्स क्लिनिक चेंज करेगा इधर उधर। यानी कि वो क्या कर रहा है, उस सिचुएशन को डिनाई कर रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्सेशन, अ पॉइंट और स्टेट इन लाइफ एट which some emotional development or habits which should have been mature doesn't mature and fix there. फिक्सेशन आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किसी एक पॉइंट पे स्टक हो जाना, ठीक है। जैसे कि हमारी स्टेजेस रहती हैं लाइफ की, ठीक है। पहले हम डिपेंडेंट रहते हैं पूरे मदर पे, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखना स्टार्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल, देन ये वो सो, यानी कि एक माइलस्टोन रहते हैं कि हमें इतनी टाइम तक ये अचीव करना है, फिर हमें उससे आगे निकलना है एंड मूव ऑन करना है लाइफ में। लेकिन कभी क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक ही स्टेज पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं एक सर्टेन जो पॉइंट में पहुंच जाता है वो लाइफ के, कि अब वो थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करे, या फिर वो थोड़ा सा यानी कि डिफरेंट मेच्योरली बिहेव करे। लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं मेच्योर बिहेव करता है, वो उसी स्टेज पे स्टक रहता है। तो उसको हम कहते हैं फिक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने एडल्ट जो होते हैं वो भी थम सकिंग करते हैं, तो थम सकिंग तो आइडियली हम कहते हैं कि बच्चे करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो उसी अपनी जो ओरल स्टेज होती है, थ्योरी में हम पढ़ेंगे फर्दर, ओरल स्टेजेस रहती हैं बहुत सारी, तो वो जो एक स्टेज है ओरल स्टेज जहाँ पे कि उसको थम सकिंग से प्लेजर मिल रहा है, तो वो उसी स्टेज पे स्टक है, तो उस चीज को हम कहेंगे फिक्सेशन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। इसमें क्या रहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या निकलता है आपकी बॉडी से, कुछ सिम्टम्स आपको शो होते हैं, जैसे कि हेडेक होएगा, स्टमक एक होगा, या डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, या कुछ जो केसेस हैं उनको फीवर भी आ जाता है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी वैसे अडेप्ट कर लेती है खुद को कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो पेशेंट क्या है, बीमार पड़ जाएगा, या उसके फिजिकल सिम्टम शो होना स्टार्ट करेंगे, उस सिचुएशन को हम कहेंगे कन्वर्जन। Next is identification. The person find unconscious similarity between himself and the person whom he admire or ideal. इसमें क्या होता है, जो पर्सन है अनकॉन्शियसली खुद की आइडेंटिटी वैसी बनाने की कोशिश करता है जो कि वो सामने वाले को अपना आइडियल मानता है। जैसे कि एक मैम है, किसी की ट्यूशन टीचर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो वो क्या अज्यूम करना स्टार्ट कर लेता है कि ये मेरे आइडियल है और मुझे भी इनके जैसे बनना है, यानी कि वो उनको एज एन रोल मॉडल लेता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है इंट्रोजेक्शन, द कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल ऑफ अ सिग्निफिकेंट पर्सन आर इंटरजेक्टेड इनटू वन सेल्फ। सिग्निफिकेंट पर्सन यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपकी लाइफ में, जब आप उनके कल्चर, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आप एक्चुअल वहां से हो नहीं, ठीक है, लेकिन आप खुद को ढाल रहे हैं उसके कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी की मैरिज हुई, ठीक है, तो लड़की है वो अलग स्टेट है, अलग उसकी बोली है, अलग ट्रेडिशन है, हर चीज़ वहाँ की डिफरेंट है, लेकिन जब वो नई फैमिली के साथ अपने रहने आई है, तो वो क्या करेगी, ट्राई करेगी कि वहाँ की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है और लाइफस्टाइल है, उनकी जो बिलीफ हैं, उनमें वो अडेप्ट करती है और उन चीज़ों को वो कंप्लीटली अपना लेती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, रियल फीलिंग्स आर सुप्रेस्ड, रिप्रेस्ड, बट अनरियल फीलिंग आर एक्सप्रेस्ड। रिएक्शन फॉर्मेशन मीन्स किसी चीज़ पे हमने कुछ और ही तथ्य बना देना, यानी कि रियलिटी हमें पता है कि हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो हमें पता है कि हम उसको पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन हम क्या करते हैं, ओपनली हम उसको कह नहीं सकते, तो हम सामने क्या करेंगे, बहुत अच्छा बनेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि हम उसको पसंद नहीं करते हैं, यानी कि रियल फीलिंग को हम हाइड कर देते हैं और अनरियल फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन।
नेक्स्ट है सब्लिमेशन. स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड सोशल यूजफुल गोल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी. तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल मुझे जो याद आता है, फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट है, ठीक है, एक पेंटर है जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. तो इनिशियली उसका जो नेचर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फिर वो अपने जो इमोशन है वो उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपनी जो फीलिंग्स है उनको वो एक आर्ट के थ्रू एक फॉर्म देता है जो कि सोशली भी एक्सेप्टेड है. एंड फॉर एग्जांपल फिर अगर उसके बाद वो उसकी जो पेंटिंग है बहुत अच्छी एग्जीबिशन में वो बिक रही है, वहाँ से जो उसको अमाउंट आ रहा है वो किसी एनजीओ में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट कर रही है और कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है उसका सोसाइटी के लिए. तो इस चीज़ को हम कहते हैं सब्लिमेशन. नेक्स्ट है ट्रांसफरेंस. इमेज ऑफ अननोन पर्सन मैच विथ एनी नोन पर्सन. ट्रांसफरेंस में क्या होता है, कोई अननोन पर्सन है लेकिन आपको वो लगेगा कि वो हमारा नोन पर्सन है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ बिहेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर जो आप सपोज आप एक प्रैक्टिशनर नर्स हो, अभी हॉस्पिटल में हैं आप और आप किसी की केयर कर रहे हैं, लेकिन जो वो पेशेंट हैं या उसके घर वाले आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपका फेस जो है वो उनकी किसी बेटी से या फिर उनके किसी बेटे से या फिर उनके किसी क्लोज वन से मिलता है, आपका फेस या आप सिमिलैरिटी हैं आप में और उनके किसी लव्ड वन में, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो आपके लिए बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग उस वे में अनडूइंग. अनडूइंग में क्या रहता है कि पर्सन जो है अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए वापिस से वो स्टार्ट करता है और एक नए स्टार्ट के साथ वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है, करेक्शन करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा करप्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसका एंड नियर है या फिर उसको लग रहा है कि उसको कुछ अच्छा करना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है. अब वो इतने सारे पाप करने के बाद वो फिर कुछ पुण्य करने लगेगा, जैसे कि वो सोशल कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में कुछ अच्छा, या फिर मंदिर जाना स्टार्ट कर देगा, भगवान की पूजा आराधना स्टार्ट कर देगा, जो कि उसने पिछले अपनी पूरी लाइफ में नहीं की होगी. तो एकदम से जो ये चेंज है उसको हम कह सकते हैं अनडूइंग. नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन. तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने इंटेलेक्ट को यूज करके आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. जैसे कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी पर्सनल एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ऑफिस, लेकिन मैं उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करूंगी जो कि मेरे सारे कलीग होंगे उनको लगेगा कि ये वैलिड एक इसका पॉइंट है और वो सभी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मीन्स अपने इंटेलेक्ट को यूज करके मैंने अपनी जो मुझे एक प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उनको लग रहा है कि ये चीज़ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनकी ही प्रॉब्लम है, और वो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी. तो इस चीज़ को कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट है विड्रॉल. विड्रॉल मीन्स खुद को आइसोलेट कर देना. बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि इस सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम वहाँ से हट जाते हैं. नॉर्मली काफ़ी लोग करते हैं. तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, विड्रॉल. मीन्स आइसोलेट हो जाना उस सिचुएशन से या उस जगह से जो आपको स्ट्रेस देता है. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन एज नेम से ही आपको पता चल रहा है किस चीज़ को हटा के वहाँ पे कुछ और चीज़ रख देना. जैसे कि कुछ आपके बस का नहीं है जो चीज़, तो आप किसी दूसरे को अडेप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते थे, ठीक है, आप एक लेवल तक गए लेकिन आप फर्दर नहीं कर पाए, तो आप क्या करते हो, उस क्रिकेटर वाली लाइन को छोड़ के आप कुछ अपना स्टडी में इन्वेस्ट करते हो और वहाँ आप कुछ बड़ा अचीव कर लेते हो. तो उस चीज़ को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन. मीन्स हटा के अपना एक जो गोल है उसको हटा के एक सेकेंड गोल पे इन्वेस्ट करना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना. नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम. इसके अंदर हम दो मेन टॉपिक पढ़ेंगे, डेलीरियम और डिमेंशिया. तो उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता क्या है. सो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है यानी कि जो हमारे ब्रेन टिश्यू है वो अफेक्ट हो जाते हैं एंड फर्दर जो उसकी फंक्शनिंग है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है. कॉजेज कुछ भी रह सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक कॉज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, डायरेक्टली कुछ यानी कि एक्सीडेंट आप कह सकते हैं वो कॉज हो सकता है. तो उन सारी चीज़ों की वजह से जो आपके ब्रेन टिश्यू हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं. फर्दर जो आपके फंक्शंस है ब्रेन के, कॉन्शियसनेस, जजमेंट, कैलकुलेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएंगी. तो उस कंडीशन को हम कहेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम. फर्दर ये 2 में क्लासिफाइड है, डेलीरियम और डिमेंशिया. अक्यूट स्टेट रहेगी तो उसको हम कहते हैं डेलीरियम एंड क्रॉनिक स्टेट रहेगी तो उसको हम कहेंगे डिमेंशिया. तो फर्स्टली आइए डेलीरियम के बारे में पढ़ते हैं. सो डेलीरियम इट इज अ अक्यूट स्टेट ऑफ क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच अटेंशन कांट बी सस्टेन्ड, environment is wrongly perceived and thinking is deteriorate, impaired or disturbed.
रिवर्स स्लीप पैटर्न एंड एंटेरोग्रेड एमनीजिया विल बी देयर। सो डेलीरियम में क्या रहता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंडीशन है क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, डेलीरियम, डिमेंशिया, सीजोफ्रेनिया और मेनिया। तो अगर आपको पता है राइट ऑप्शन क्या जाएगा, डेलीरियम। इस केस में क्या होता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड, क्लाउडी हो जाती है, यानी कि इम्पेयर्ड हो जाती है। एनवायरनमेंट को आप जज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। आपकी परसेप्शन भी इम्पेयर्ड हो जाती है, थिंकिंग भी आपकी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन रहती है। एंड जो आपका स्लीप पैटर्न है वो रिवर्स हो जाता है, एंटेरोग्रेड एमनीजिया हो जाता है, यानी कि आपकी जो रिसेंट मेमोरी है वो आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका वेल नोन एग्जांपल है जैसे कि एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं। अगर आपने ट्रॉमा वार्ड में ड्यूटी करी है तो आप रिलेट कर सकते हैं। एक पेशेंट रहता है जो कि कुछ कुछ देर बाद वो उठता है, ठीक है। जैसे जिसका कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है या फिर किसी भी कारण की वजह से वो वहाँ पे एडमिट, जिस भी कारण की वजह से वो एडमिट है, तो अगर आप उस पेशेंट को ध्यान से देखोगे तो वो क्या करेगा, कुछ कुछ इंटरवल के बाद वो उठ रहा है, उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। उसको कोई, आप कह सकते हो उसका परसेप्शन इम्पेयर्ड है और उसकी मेमोरी भी जा चुकी है, उसको नहीं पता कि उसका क्या हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है या वो अभी इतनी सीरियस कंडीशन में है। तो उस कंडीशन को रिलेट करके आप समझ सकते हो डेलीरियम को। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, ब्रेन ट्रॉमा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, आईसीपी इंक्रीज हुआ होगा किसी भी कंडीशन की वजह से, मेटाबॉलिक जो कॉजेज रह सकते हैं, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ है जो फर्दर आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, या फिर सीजर जो एक्टिविटी रहती है वो भी इसका एक कारण हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट डेलीरियम। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर हम इसके एमसीक्यू सेक्शन में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो इसका क्रॉनिक पार्ट रहता है उसको कहते हैं डिमेंशिया। सो इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। इट इज़ इम्पेयर्ड इन मेमोरी, इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी विदाउट चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। कीवर्ड यहाँ पे की एक पॉइंट जो है वो है विदाउट चेंज इन कॉन्शियसनेस। डिलीरियम में क्या रहता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने दो इसको डिफ्रेंशिएशन में याद रखना है। फर्स्टली तो आपने पढ़ा डेलीरियम में कि वहाँ पे वो एक्यूट स्टेज है, ठीक है, और जो डिमेंशिया है वो क्रॉनिक स्टेज है। एंड यहाँ पे डिमेंशिया में कॉन्शियसनेस रहती है एंड डेलीरियम में दे विल बी क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पे इम्पेयर्ड हो रही है आपकी मेमोरी, इंटेलेक्चुअल और पर्सनैलिटी वाले जो फंक्शंस हैं वो इम्पेयर्ड हो रहे हैं। कॉमनली डिमेंशिया की जो कंडीशन है हम देख सकते हैं जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें ये कंडीशन रहती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो डिमेंशिया और जो एल्जीमर डिजीज है इन दोनों की सेम ही ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, डोनिपेजिल। तो ये आपको याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस डिमेंशिया और एल्जीमर की। तो एल्जीमर भी इसी का एक पार्ट है। एल्जीमर में क्या होता है, भूलने की बीमारी आप कहते हो इसको, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट या फिर ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एल्जीमर डिजीज़। नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ डिमेंशिया के प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इटसेल्फ ही वो यानी कि बताएगी कि पेशेंट को डिमेंशिया है। फॉर एग्जांपल एल्जीमर डिजीज़, जब वो बार बार भूलने लग जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें, तो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट सफ़र कर रहा है डिमेंशिया से। सेकंड आते हैं सेकेंडरी मीन्स जो कि प्रीवियसली कुछ उनकी पहली मेडिकल हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से उनको डिमेंशिया हुआ है, जैसे कि पिक्स डिजीज़ हो सकता है, एल्जीमर डिजीज़, कोरसकॉफ डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, सेनाइल हो सकते हैं यानी कि एज रिलेटेड, वेस्कुलर इंड्यूस हो सकते हैं, ड्रग इंड्यूस या फिर HIV इंड्यूस हो सकते हैं ये कॉजेज़। एंड जो आपके फर्स्ट 2 हैं सेकेंडरी में, पिक्स डिजीज़ एंड एल्जीमर डिजीज़, तो इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलरिटी तो ये है कि बोथ में क्या होता है, ACH लेवल डिक्रीज होता है। एंड अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो पिक्स जो डिजीज़ है ये आपके इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी चेंजेस और बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलते हैं पेशेंट के। एंड जो एल्जीमर डिजीज़ है इसमें आपके बहुत ज़्यादा मेमोरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती हैं, पिक्स में रहती हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड, आप PP से याद रख सकते हो, एंड एल्जीमर में आपकी रहती है रिलेटेड टू मेमोरी। तो नेक्स्ट है कोरसकॉफ सिंड्रोम। ये छोटा सा एक टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका अदर नेम होता है वर्निक्स एंसिफेलोपैथी, कोरसकॉफ सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ये क्यों अकर होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। बहुत ज़्यादा जो अल्कोहलिक पेशेंट है उनमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, विटामिन B1 यानी कि थियामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड इसके क्लिनिकल जो साइंस रहते हैं 3 A's, ये आपको याद होने चाहिए, अफेजिया, एप्रेक्सिया एंड एग्नोजिया। ये आपके वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 3 A's क्या रहते हैं कोरसकॉफ सिंड्रोम में। वैसे तो आजकल कुछ और भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं A's, लेकिन जो मेन जो आप कह सकते हैं कि मतलब पॉइंट्स इसके, वो यही 3 A's हैं जो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है अफेजिया, यानी कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है, अफेजिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। एंड एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया मीन्स एग्जीक्यूट करने में उसको अपनी जो उसने कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं उसने, ठीक है, कोई एक्टिविटी करनी है, उसमें उसको प्रॉब्लम होगी तो उसको हम कहेंगे एप्रेक्सिया। नेक्स्ट इज एग्नोजिया। एग्नोजिया मीन्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अपने सराउंडिंग में उसके कौन कौन लोग हैं, उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं एग्नोजिया। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस नॉट प्रेजेंट एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज प्रेजेंट। यस, ये इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है आपने डेलीरियम से, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होती है, एंड यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी प्रेजेंट होती है जो कि वहाँ पे एब्सेंट होती है। तो इस तरह से आप कोरसकॉफ सिंड्रोम को याद रख सकते हैं। एंड ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं उन पेशेंट को, एंड वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स हम उनको देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं पेशेंट को। तो यस, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इन पेशेंट्स के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है सिजोफ्रेनिया। सो इट इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट, मूड एंड बिहेवियर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, TMB, थॉट, मूड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो जो थॉट है यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे पेशेंट के, इलॉजिकल और डिल्यूजनल थॉट हो जाएंगे। डिल्यूजन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वैसे हो जाएंगे पेशेंट के थॉट। और जो पेशेंट का मूड है वो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होएगा, और एम्बिवेलेंस और एंजाइटी रहेगी पेशेंट को, ठीक है। एम्बिवेलेंस हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा कि सेम एक चीज़ के लिए उसके 2 ओपिनियंस रहेंगे जो एक दूसरे को कंटिन्यूसली कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे। एंजाइटी रहेगी और इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट रहेगा पेशेंट का, यानी कि मूड में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इंपल्सिव रहेगा, अग्रेसिव, बिजारे, अजीब सा उसका बिहेवियर रहेगा, और विड्रॉल रहेगा पेशेंट, ठीक है। तो ये विड्रॉल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में एक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो आप अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आप इसको TMB से याद रख सकते हो, थॉट, मूड एंड बिहेवियर की जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन पूछी जाती है सिजोफ्रेनिया की। एंड सेकेंडली क्वेश्चन जो यहाँ से आता है इन कॉम्पिटिटिव, वो आता है कि किसने ये टर्म दी थी सिजोफ्रेनिया। तो ये टर्म दी थी यूजन ब्यूलर ने 1908 में। इस केस में क्या हो जाता है, जो पेशेंट की बॉडी में डोपामिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 में डिवाइड है। पॉजिटिव जो है वो मोर डेंजरस होते हैं, नेगेटिव जो है लेस डेंजरस होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव है वो अपोजिट है, पॉजिटिव हम अच्छा मानते हैं लेकिन वो ज़्यादा डेंजरस है, नेगेटिव है तो लेस डेंजरस है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने याद रखना है डिफरेंस में। पॉजिटिव में है ओनली प्रेजेंट इन सिजोफ्रेनिया के केसेस में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड जो नेगेटिव है वो अदर डिसऑर्डर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड वो वेल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव वाले हैं जो ज़्यादा डेंजरस हैं, वो डेंजरस भी ज़्यादा हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसमें आते हैं आपके इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर और स्पीच डिसऑर्डर, ठीक है। नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके आते हैं अपैथी, एनहेडोनिया, सोशल विड्रॉल, म्यूटिज्म, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लो मोटिवेशन। तो ये आपको याद ही करने हैं बहुत अच्छे से। पॉजिटिव में क्या आएंगे, मोर डेंजरस आएंगे लेकिन ट्रीटमेंट के लिए वो अच्छे से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, बहुत फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम्पल आपको याद ही करने हैं इसके। नेगेटिव में क्या होगा, लेस डेंजरस रहेंगे लेकिन ट्रीटमेंट पे वेल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, एंड सिजोफ्रेनिया में भी तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे लेकिन अदर डिसऑर्डर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके प्राइमरी सिम्टम और सेकेंडरी सिम्टम। प्राइमरी सिम्टम कौन से होते हैं, जो कि क्लासिकल सिम्टम है सिजोफ्रेनिया के, जो
ही प्रेजेंट होने ही चाहिए सिजोफ्रेनिया के केसेस में। 4 एज आते हैं इसमें। फर्स्ट आपका आता है ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड एसोसिएटिव लूजनेस। एंड सेकेंडरी सिम्टम वो होते हैं जो कि प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इकोलेलिया, इम्पेयर्ड जजमेंट एंड इनसाइट। 2 टाइप्स के सिम्टम है, प्राइमरी सेकेंडरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये प्राइमरी साइंस हैं 4 एज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाइवा में खासकर, तो आपको पता रहना चाहिए। 4 एज में आता है ऑटिज्म, यानी कि फैंटेसी जो वर्ल्ड में है पेशेंट खो जाएगा, फैंटेसी टाइप उसकी माइंड हो जाएगा, उसकी थिंकिंग हो जाएगी। एंड एम्बिवेलेंस में एक सिचुएशन को लेके उसके 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज कॉन्टिन्यूसली दिमाग में चलते रहेंगे। अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि जितने भी मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं वो आएंगे यहाँ पे। एंड एसोसिएटिव लूजनेस की अगर हम बात करें तो इंटरकनेक्शन जो रहता है बातों में वो एब्सेंट हो जाएगा, जैसे कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज में हो जाता है। तो प्राइमरी सिम्टम क्या रहते हैं, ये क्लासिकल साइंस रहते हैं जो कि प्रेजेंट होने ही चाहिए, उनको कहते हैं प्राइमरी सिम्टम्स। एंड सेकेंडरी सिम्टम होते हैं विच में और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कर्ट स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम। कर्ट स्नाइडर ने दिए थे 11 जो साइंस दिए थे, जिसमें से 6 डेल्यूजनल थे एंड 5 जो थे परसेप्शन वाले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, वाइवा में खासकर। तो आप डेल्यूजनल को ऐसे याद रख सकते हैं, विब ईवा। विब वाले जो हैं फर्स्ट वाले ये थॉट वाले हैं, और ईवा वाले जो है इसको कहते हैं मेड फिनोमिना। ठीक है, फर्स्ट है आपका थॉट, सेकंड है आपका मेड फिनोमिना। थॉट वाले में आता है आपका थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पहले भी हमने डिस्कस किया है, अभी भी थोड़ा सा एक एक लाइन में आइए इसको समझते हैं। थॉट विड्रॉल में होएगा जो पेशेंट है वो बिल्कुल म्यूट हो जाएगा, वो क्या कहेगा कि मेरे सारे आइडियाज़ चुरा दिए हैं किसी ने, तो अब हम क्या हैं, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, तो अब मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, तो उसको हम कहेंगे थॉट विड्रॉल। सेकंड है थॉट इंसर्शन। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है वो कहेगा कि मेरे दिमाग में किसी ने आइडियाज़ इम्प्लांट किए हैं, इंसर्ट किए हैं, ये मेरे आइडियाज़ नहीं है, ये कोई और मुझसे बुलवाना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाली है, मैं तो बस डिक्टेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो पेशेंट है वो कहता है कि मेरे आइडियाज़ तो ऑलरेडी चुरा चुके हैं और कोई और ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि रेडियो पे जो बातें बोली जा रही है तो मेरा दिमाग था, तो लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, चुरा लिए गए मेरे आइडियाज़। नेक्स्ट आता है मेड फिनोमिना। मेड फिनोमिना में फर्स्ट आता है इम्पल्स, वायलेशन एंड अफेक्ट। 3 चीज़ें आती हैं। तो जो आपका इम्पल्स वाला है, इसमें आप कह सकते हो जो पेशेंट है सडनली उसको एक इम्पल्स आती है और वो बातचीत करते करते वो सामने वाले को जैसे कि एक थप्पड़ लगा देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से इम्पल्सिव हो जाता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इम्पल्सिव हो जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, डिनाई कर देगा कि नहीं मैंने नहीं किया, ये तो मुझे किसी ने कंट्रोल किया था, तो इसलिए मैं इम्पल्सिव हो गया और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो ये आएगा आपका मेड फिनोमिना के इम्पल्स में। नेक्स्ट आता है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन में क्या रहेगा कि पेशेंट जो है वो कहेगा कि मुझे जो है रोबोट कंट्रोल कर रहा है एंड ये सारी चीज़ें मुझसे करवा रहा है, उसका एक यानी कि मैं उसकी कठपुतली हूँ। ठीक है, वो जो भी चीज़ें मुझसे हो रही हैं मैं एक कठपुतली टाइप हूँ पेशेंट का। नेक्स्ट आता है आपका अफेक्ट। तो अफेक्ट में क्या चीज़ें रहेगी पेशेंट के, जो पेशेंट है वो कहेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा शांत हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं मुझसे करवाई जा रही हैं। जो इम्पल्स वायलेशन हो रहा है, इम्पल्स में उसने क्या किया, पेशेंट को पीट दिया। वायलेशन में वो क्या कह रहा है कि रोबोट ने करवाया है, और अफेक्ट में क्या कह रहा है, वो मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं तो इनसाइडली, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझसे कोई तो करवा रहा है। तो ये आपने याद रखना है मेड फिनोमिना में। ठीक है, विब ईवा से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन में आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, थॉट इको, रनिंग कमेंट्री, सोमैटिक पैसिविटी एंड डेल्यूजनल परसेप्शन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में आता है जैसे कि जो पेशेंट है उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन सुनाई दे रही है उसको चीज़ें जो कि रियलिटी में एब्सेंट है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली उसको सुनाई दे रही है। ऑडिटरी मतलब उसको उसके कान में कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई आवाज़ चल रही है किसी और पर्सन की। ठीक है, देन आता है थॉट इको। थॉट इको में आता है कि अपने ही विचार जो है मेरे माइंड में चल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं साइकेट्रिक पेशेंट हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मैं खुद को ही वो अंदर अंदर मेरे विचार मुझे कहेंगे कि खाना खा ले तुझे भूख लग रही है, खाना खा ले तुझे भूख लग रही है, रिपीट होते रहेंगे। तो उस चीज़ को कहेंगे हम थॉट इको। मेरे खुद के ही विचार अब वो सिर्फ एक थॉट नहीं रहेंगे, अब वो क्या होगा, मुझे
यानी कि सुनाई देना शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होएंगे, इको करके मुझे ही सुनाई देना स्टार्ट हो जाएंगी वो चीज़ें। नेक्स्ट आता है रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री में क्या रहता है कि जो पेशेंट है उसको किसी थर्ड पार्टी की आवाज़, तो जैसे कि हमने कहा इसमें सुननी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली रहेगी। जैसे कमेंट्री होती है ना कॉन्टीन्यूसली, तो कॉन्टीन्यूसली वो उसको उसके साथ बातचीत करता रहेगा पेशेंट के साथ। तो जैसे कि आप देखेंगे साइकेट्रिक पेशेंट को वो क्या करते हैं, चलते चलते खुद से ही बात करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि पता नहीं किससे बात कर रहे हैं ना, तो उनको क्या है, वो अपनी तरफ से किसी के साथ तो कम्युनिकेट कर ही रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वो बात करते रहते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रनिंग कमेंट्री, क्योंकि उनके पास तो वो पर्सन प्रेजेंट है जिससे वो बात करे, हमारे लिए तो वो एब्सेंट है। नेक्स्ट आता है सोमैटिक पैसिविटी। सोमैटिक पैसिविटी में क्या है, उसको फिजिकली कुछ साइंस लगेंगे पेशेंट को जो कि एक्चुअल में नहीं होते हैं, ठीक है। सेंसेस में उसको कुछ लगेगा जो कि एब्सेंट है रियलिटी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेशेंट कहेगा कि जब भी मेरे ऊपर से एरोप्लेन फ्लाई होता है मेरे घर के ऊपर से, तो मैं बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उससे ना कुछ रेज निकलती है जिससे कि मेरे जो बॉडी है वो उस पर रैशेज हो जाते हैं, या फिर एक्सेसिवली मेरा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आएगा सोमैटिक पैसिविटी में, फिजिकल उसको साइन एंड सिम्टम अपीयर होंगे। नेक्स्ट आता है डेल्यूजनल परसेप्शन। तो डेल्यूजनल परसेप्शन में क्या आएगा आपका, दो चीजें आती है इसमें परसेप्शन भी हो रही है और डेल्यूजन भी हो रहा है, लेकिन परसेप्शन पहले होगी और डेल्यूजन बाद में। परसेप्शन तो वो राइट करेगा, लेकिन फिर डेल्यूजन वो क्या करेगा, थॉट्स को बिगाड़ देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट ने देखा कि ड्राइव कर रहा है, तो जिसकी ऐसी थिंकिंग होगी वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो परसीव तो उसने कर लिया कि ये जो लाइट्स हैं सिग्नल पे, रेड ग्रीन और येलो, तो वो जब लाइट वहाँ पे ब्लिंक कर रही है तो उसने परसीव कर लिया, उसके दिमाग में आ रहा है कि ये जो हैं ट्रैफिक लाइट्स हैं, मुझे यहाँ पे रुकना होता है अगर रेड लाइट होगी। लेकिन फिर उसका जो है बाद में उसका रिएक्शन जो निकलेगा वो डिल्यूजनल निकलेगा। परसेप्शन उसकी ठीक है, थॉट फिर उसके गड़बड़ आ जाएंगे, ठीक है, डिल्यूजन में। नेक्स्ट आता है आपके फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। फेजेस में रहता है प्रीमॉर्बिड फेज, प्रोड्रोमल, अक्यूट एंड रेजिडुअल फेज। प्रीमॉर्बिडल फेज में आता है, इसमें कोई भी आपके इलनेस के साइन एंड सिम्टम कुछ भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ओनली रिस्क फैक्टर जो है पेशेंट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो उसको फ्यूचर में अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें कोई भी ऐसा इलनेस उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो आएगा प्रीमॉर्बिड, ठीक है, पहले की जो कंडीशन है बीमार होने से। नेक्स्ट आता है प्रोड्रोमल फेज। एनफ साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट दैट मे लीड टू सिजोफ्रेनिया। तो जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कि इतने साइन प्रेजेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया है पेशेंट को, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी अभी प्रीवियसली। तो यहाँ पे वो सिम्टम इतने ज़्यादा प्रेजेंट तो होंगे ही जिससे हम कह सकते हैं एनफ होंगे कि पेशेंट जो है सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। तो उस स्टेज को हम कहेंगे प्रोड्रोमल फेज। ये फ्यू वीक्स टू मंथ तक रहती है प्रोड्रोमल फेज। नेक्स्ट है acute schizophrenia, fully developed schizophrenia, 6 month sign in which at least 1 month symptom present। यहाँ पे जो आपका schizophrenia है प्रोड्रोमल में, तो हमने कहा था कि थोड़े बहुत साइन है, लेकिन जो भी हैं उससे हम कह सकते हैं कि उसको schizophrenia प्रेजेंट डायग्नोज हम कर सकते हैं। लेकिन अक्यूट स्टेज में जो फुली डेवलप्ड है schizophrenia, सारे साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है, एटलीस्ट वो 6 मंथ तक प्रेजेंट रह 6 मंथ तक वो शो होते हैं, जिसमें कि 1 मंथ में तो कॉन्टिन्यूसली वो प्रेजेंट रहते ही हैं। 6 मंथ तक ये वाला फेज जो पेशेंट का रहता है। नेक्स्ट है रेजिडुअल फेज। रेजिडुअल में रहते हैं पॉजिटिव सिम्टम सबसाइड, नेगेटिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट। पॉजिटिव जो साइंस हमने अभी पढ़े हैं तो वो सारे क्या होते हैं, वो सबसाइड कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव सिम्टम है, ठीक है, वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। पॉजिटिव वाले कौन से थे, जो कि हमने कहा था कि पेशेंट में इजीली ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाते हैं। नेगेटिव वाले हमने क्या कहा था, इजीली वो सबसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभी हम इसके कुछ साइन सिम्टम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप। उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आपको 4 साइन दे दिए जाएंगे, तो बताएंगे फिर पूछेंगे कि बताइए कौन से वाला ये सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है सिंपल सिजोफ्रेनिया। इसमें एम्पैथी एब्सेंट होएगी, एसोसिएटिव लूजनेस जैसे कि हमने कहा था, फ्लाइट ऑफ आइडियाज वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एनहेडोनिया यानी कि कुछ भी इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ है या जो प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कुछ गेम प्ले करना है, कुछ कहीं पे आप कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल में, वहाँ पे वो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा उन चीज़ों में, या फिर जॉब में कुछ
वो कर रहा है तो वहाँ पे भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। माइग्रेटरी वर्कर और चेंजिंग जॉब, जो पर्सन है वो एक जगह टिक के नहीं रहेगा, एक के बाद दूसरी जॉब पे शिफ्ट करेगा, देन सो ऑन, तो इसलिए इसको कहा गया है माइग्रेटरी वर्कर्स। नेक्स्ट आता है बिकम आइडलर्स। आइडलर्स का मतलब है पर्सन जो है उसको कहीं भी अपनी ग्रोथ फील नहीं होगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है आलसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सिंपल सीजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट आता है हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज सीजोफ्रेनिया इसको कहते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको याद रखना ही है। डिसऑर्गेनाइज सीजोफ्रेनिया है, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड है जो पेशेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो है प्रोग्नोसिस है सबसे ज़्यादा पुअर होंगे। ठीक है, कोई एक मतलब एक सिंपल पैटर्न रहेगा नहीं, डिसऑर्गेनाइज्ड है तो प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा इसके पुअर हैं। मोस्ट सीवियर पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो आप डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी है वो प्रेजेंट होगी हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में। 4 एज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो हमने पढ़े हैं सीजोफ्रेनिया के। एंड प्रोग्नोसिस ऑफकोर्स हमने कहा कि पुअर होगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेंगे इसके अलावा, और सिली स्माइल होगी पेशेंट की, सिली बिहेवियर, गिगलिंग यानी कि तरह तरह की आवाज़ें निकालेगा, एग्जिबिशनलिज्म रहेगा। ठीक है, एक्सपोज करेगा पेशेंट खुद को, एंड विजुअल हेल्यूसिनेशन होगी बहुत ज़्यादा पेशेंट को। तो ये था आपका हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट आता है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा, सस्पिशियस थिंकिंग होगी पेशेंट की। मोस्ट कॉमन टाइप है ये सीजोफ्रेनिया में, एक्सट्रीमली सस्पिशियस होगा पेशेंट। इल्यूजन हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन प्रेजेंट होगा। पेशेंट का जो एटीट्यूड है वो चिप ऑन शोल्डर एटीट्यूड रहेगा कि मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं चिप ऑन शोल्डर एटीट्यूड। प्लस जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव रहेगा यहाँ पे। एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन प्रेजेंट होगा, रेफरेंस एंड ग्रेंडियोसिटी विच वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो पेशेंट है वो खुद को तो कुछ भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन दूसरों के लिए वो क्या रहेगा, हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि उसकी थिंकिंग क्या है, सस्पिशियस थिंकिंग है। नेक्स्ट है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक 2 में डिवाइड है, स्टूपर एंड एक्साइटमेंट। स्टूपर में ऑफकोर्स जो बिल्कुल उसके कह सकते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी कह सकते हो आप, या उसके इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, और एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव रहेगा। स्टूपर में कैसा रहेगा पेशेंट, सैड, म्यूट, अनकम्युनिकेटिव, डिप्रेस लाइक सिम्टम रहेंगे यहाँ पे, और अपैथी होगी पेशेंट का, मास्क लाइक फेस होगा, नेगेटिविज्म, हर चीज़ को वो डिनाई करेगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मोम की तरह बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, यानी कि बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद कर देगा। सडन रिकवरी लीड्स टू कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। और यहाँ से अगर वो रिकवर कर रहा है स्टूपर स्टेज से तो वो सीधा कहाँ छलांग मारेगा, एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट में तो उसका बिहेवियर एकदम स्टूपर से चेंज हो जाएगा, वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होगा। ठीक है, वो जंगलियों जैसा बिहेव करेगा, अपने आसपास वाले किसी पे भी अटैक कर सकता है, हम पे अटैक कर सकता है, सामने वाले अपने साथ वाले जो पेशेंट है उन पे अटैक कर सकता है, वो अपने कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देगा, एंड बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। और अप्रोच उसकी कौन सी रहेगी, कोल्ड अप्रोच ऑफ एग्रेशन, यानी कि वो बिल्कुल भी सामने वाले को शो नहीं करवाएगा कि वो उसका अगला मूव क्या होने वाला है। इसको कहते हैं कोल्ड अप्रोच, विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम वो बस झपट जाएगा सामने वाले पे, और कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू फटीग। ठीक है, इतनी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट से भाग दौड़ कर रहा है तो एकदम वो फिर कोलैप्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा थकान की वजह से। तो अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है सीजोफ्रेनिया का, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ऑफकोर्स तो हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए, हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं पेशेंट को। एंड इनसाइड हॉस्पिटल तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी है, 1:1, 1:1 आवर, हमेशा उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है सीजो वाले पेशेंट को। मेडिकेशन की अगर हम बात करें, एंटीसाइकोटिक यहाँ पे मेडिकेशन जाएंगे जैसे कि रेस्पेरिडोल और हेलोपेरिडोल। एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव, एंड थेरेपीज भी इसमें वर्क करती हैं, लाइक इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपीज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, वो भी यहाँ पे वर्क करती हैं। इसके अलावा जो हम पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी इसमें दी जा सकती है जो हमारा पेशेंट रहेगा उसको। नेक्स्ट टॉपिक, मूड डिसऑर्डर और मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। Severe disturbance of mood characterized by elation, excitement and depression. Mood changes is a dominant feature of mood disorder. So यहाँ पे क्या होगा, मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, एक्साइटमेंट भी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी मूड में तो उस कंडीशन में हम जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे दैट विल बी मेनिया, एंड बहुत ज़्यादा लो रहेगा अगर उस केस में जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे दैट विल बी डिप्रेशन। सो ऑफ कोर्स मूड डिसऑर्डर है तो यहाँ पे एक की जो डोमिनेंट फीचर रहेगा वो रहेगा मूड चेंजेस। सो इसमें हम दो चीज़ें मेनली इम्पॉर्टेंट है, मेनिया और डिप्रेशन। तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्टली इसके टाइप्स। तो टाइप्स
टू टाइप्स है, यूनिपोलर टाइप एंड बाइपोलर टाइप। यूनिपोलर टाइप मीन्स एक टाइम पे एक ही चीज़ जो है, जैसे कि ये ग्राफ बना है, ठीक है, अपवर्ड जो इसमें कर्व है ये है मेनिया, और डाउनवर्ड अगर हम लेके जा रहे हैं तो वो है डिप्रेशन। मेनिया के केस में आप देखिए यूनिपोलर मेनिया मीन्स सिर्फ मेनिया ही रहेगा पेशेंट को, ठीक है, तो इसलिए कर्व जो है हमने लाइन से ऊपर वाली साइड बनाया है, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर रहती है। मोस्ट कॉमन जो कंडीशन रहती है वो रहती है यूनिपोलर डिप्रेशन, जिसमें कि हमने डाउनवर्ड जो है कर्व्स बनाए हैं, तो इनको कहते हैं यूनिपोलर टाइप, जिसमें कि एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रही है पेशेंट को, इधर यूनिपोलर मेनिया और यूनिपोलर डिप्रेशन। नेक्स्ट आते हैं बाइपोलर टाइप। बाइपोलर टाइप मीन्स बोथ चीज़ें जो है प्रेजेंट रहेंगी सेम टाइम पे, मेनिया और डिप्रेशन। बोथ सीवियर भी हो सकती हैं या कुछ नॉर्मल हो सकती है, या कुछ का जो इफेक्ट है वो कम हो सकता है, कुछ सीवियर हो सकती है। तो आइए बाइपोलर की भी टाइप्स देखें। ये भी फर्दर टू टाइप्स की है, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। जो बाइपोलर 1 है इसमें बोथ जो है डिप्रेशन एंड मेनिया सीवियर रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोथ में मेनिया भी फुल है और डिप्रेशन भी फुल है, फुल मीन काफ़ी सीवियर है। नेक्स्ट है बाइपोलर 2, इसमें क्या रहेगा, सीवियर डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया। मेनिया की अगर आप ध्यान से कर्व देखें तो वो क्या है, कम है, तो इट मीन्स वो है हाइपोमेनिया, और डिप्रेशन जो है वो फुल सीवियर है, तो इस कंडीशन को कहते हैं बाइपोलर 2। यह आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी में ये एग्जाम आता, ये क्वेश्चन आता है तो आपने ग्राफिकली वहाँ पे प्रेजेंट करना है पूरा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमने कहा कि इसमें हम मेनिया और डिप्रेशन पढ़ेंगे, तो मेनिया में फर्स्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इंक्रीज हो जाएगा सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल, जो कि डिप्रेशन में फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो न्यूरोकेमिकल चेंजेस में यही आपने याद रखना है, सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो कि हाई हो जाएंगे। देन आपने याद रखना है ट्राइड। ट्राइड में क्या होगा, जो मूड है वो बहुत ज़्यादा इलेशन हो जाएगी, मतलब हाई रहेगा पेशेंट का मूड, और साइकोमोटर एक्टिविटीज़ भी हाई रहेगी। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेनिया, तो इसमें यही मीन्स पेशेंट जो है हाई रहेगा। इलेटेड थॉट एंड स्पीच, ठीक है, फटाफट उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, वो फटाफट पेशेंट जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है इधर उधर, सभी के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, इधर उधर भाग दौड़ रहा है पेशेंट, हाई उसका मूड है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेनिया। अगर हम इसकी बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, तो वो रहती है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट मेनिया, सिंपल मेनिया आता है तो लिथियम कार्बोनेट, अक्यूट मेनिया आता है तो सोडियम वैल्पोरेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप्स है, हाइपोमेनिया, अक्यूट और सीवियर और डेलीरियस मेनिया। सबसे पहले आता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा पेशेंट का, मॉडरेट मूडिलेशन, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मूड में हाई रहेगा पेशेंट का। ग्रेट फीलिंग रहेगी, अगेन यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, बहुत ज़्यादा मतलब हाई अचीविंग वाली फीलिंग रहेगी पेशेंट को, राजा वाली फीलिंग रहेगी। कॉन्फिडेंस पेशेंट का हाई रहेगा, आर्ग्यूमेंटेटिव रहेगा। ऑफ कोर्स जब वो बहुत ज़्यादा खुद को ग्रैंडियोसिटी में चला गया है तो पेशेंट को लगेगा कि मुझे ही सब कुछ पता है, ठीक है। नाउ बिकम फ्री, सरप्राइजिंग, डिमांडिंग, स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेजेंटली। वो बहुत ज़्यादा क्या है कि फ्री पेशेंट फील करेगा और पैसे जो है बहुत ज़्यादा उड़ाएगा, ठीक है, बिना सोचे समझे कहीं भी वो पैसे खर्च कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि पेशेंट कौन सी कंडीशन में है, हाइपोमेनिया। नेक्स्ट आता है अक्यूट और सीवियर मेनिया। इसमें क्या है, जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेल्फ डेकोरेशन, एक्साइटमेंट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इंक्रीज एपेटाइट, लैक ऑफ अटेंशन, जजमेंट, इंसाइट एंड बिजी एंड एरोगेंट हो जाएगा। जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज जो है इंक्रीज हो जाएगी। सेल्फ डेकोरेटिव हो जाएगा, खुद को पेशेंट क्या करेगा, रिबन, मालाएं और कुछ भी जो उसको मिलेगा वो खुद को डेकोरेट करना स्टार्ट कर देगा, तो सेल्फ डेकोरेशन रहेगी। एक्साइटेड रहेगा पेशेंट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, यहाँ की बात कर रहा है फिर उधर, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है बातों में उसकी। भूख बहुत ज़्यादा है पेशेंट को क्योंकि बहुत भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन उसके पास खाने के लिए टाइम ही नहीं है। बिजी हो जाएगा पेशेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो उसके ये जजमेंट एंड इंसाइट है वो इम्पेयर्ड रहेंगे। नेक्स्ट है डेलीरियस। डेलीरियस जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर फॉर्म रहती है मेनिया की, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है ये। इसमें तो क्या होता है, अगर पेशेंट इस स्टेज में है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट में बी डाई ड्यू टू एग्जॉशन, ठीक है। अब सोचिए आप, अक्यूट मेनिया, अक्यूट और सीवियर में ही साइकोमोटर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, पेशेंट खाएगा नहीं, फिर तो वो जा रहा है डेलीरियस स्टेज में, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली उसको
उसको फिर मरना ही है, ठीक है, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा है, भाग दौड़ कंटिन्यूसली कर रहा है, तो पेशेंट में भी डाई इन दिस डेलिरियस मेनिया। इसमें क्या होगा, पैनिक एंजाइटी अटैक्स आएंगे पेशेंट को, ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन होएगा। अगेन यहाँ पे भी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी तो रहेगा। ग्रैंडियोसिटी डेल्यूजन मेनिया के पेशेंट में सभी में, मोस्ट ऑफ सभी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। तो वहाँ पे जो हमने कहा कि न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी, यहाँ पे थोड़ा सा वो डिप्रेस हो जाएगा। एंड यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा सारा, साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज होएगी, मूड डिप्रेस रहेगा और थॉट्स भी डिप्रेस रहेंगे। तो यहाँ पे अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हम डिप्रेशन में, फ्लॉक्सीटाइन है यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस, एंड सेकंड है सर्ट्रालिन, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एंड अगर थ्योरी में आपको आता है तो ये ट्रायड याद रख के, एंड न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज़ किस हिसाब से हो रही हैं उससे आप डेफिनेशन एक फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। टाइप्स आते हैं माइल्ड, अक्यूट और सीवियर एंड डिप्रेसिव स्टॉपर। माइल्ड जो स्टेज है, यहाँ पे जो पेशेंट है रिजिड, एथिकली फॉलो मॉरल स्टैंडर्ड्स, परफेक्शनिस्ट, एंजाइटी, बॉडी एक स्पेशली आर्म में, इंसोम्निया, लो एनर्जी, हिस्ट्री ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस। तो बहुत सारे केसेस में जो डिप्रेशन के पेशेंट रहते हैं माइल्ड फॉर्म में, उनकी हिस्ट्री होती है साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज की, ठीक है। एंड पेशेंट जो है वो एक्ट करता है परफेक्शनिस्ट के जैसा, इंसोम्निया रहता है, उसको नींद नहीं आती है, एनर्जी उसकी लो रहती है, एंड बहुत ज़्यादा वो कंप्लेंट करता है बॉडी एक की, स्पेशली आर्म में। अगर आप कभी भी देखो डिप्रेसिव जो पेशेंट रहते हैं वो बॉडी एक की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट और सीवियर स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट अपैथी होएगी, इमोबाइल फेस, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देगा, मतलब पेशेंट बॉडी स्टॉप्ड कंप्लीटली, वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा। फोरहेड फरोज और ओमेगा साइन, ओमेगा साइन जो हमने पढ़ा है फिजिक्स में लोअर क्लासेस में, वो ओमेगा साइन रहेगा, और जो माथे पे उसकी बहुत ज़्यादा लकीरें रहेगी, ओमेगा साइन बन जाएगा फोरहेड पे। एंड डिहाइड्रेटेड रहेगा पेशेंट, वेरी लो एनर्जी एंड सुसाइडल आइडियाज़, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। इमोबाइल रहेगा पेशेंट, और इमोबाइल फेस मीन्स अपैथी रहेगी पेशेंट को। और क्या रहेगा यहाँ पे, फर्दर वो मूव करेगा फिर सुसाइडल आइडियाज़ की तरफ अक्यूट्स और सीवियर केस में। नेक्स्ट है डिप्रेसिव स्टॉपर। यहाँ पे कंप्लीटली जो है साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या करेगी, स्टॉप हो जाएंगी। थोड़ी बहुत वो अक्यूट में कर भी रहा था, लेकिन डिप्रेसिव में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमली सीवियर एंड रेयर फॉर्म ये रहती है। इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। इंसाइट, अटेंशन एंड जजमेंट जो है यहाँ पे कॉज हो क्या होगी, इम्पेयर हो जाती है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। इसके अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रीटमेंट में रहेगा हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा पेशेंट को, 1:1 ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स। मेडिकेशन देंगे हम, फ्लॉक्सटिन एंड सर्ट्रालिन, एंड साइकोसोशल थेरेपीज देंगे हम पेशेंट को। इसमें देते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पेशेंट को हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ईसीटी, ठीक है। डिप्रेसिव पेशेंट में कॉमनली दिया जाता है ईसीटी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो ये हमारे उन पेशेंट में किया जाता है जिनकी जिसमें कि मेडिकेशन रिस्पॉन्स नहीं करती है पेशेंट को, तो उस केसेस में हम ये करते हैं। लाइक इन डिप्रेशन, सीजो और मेनिया की कुछ केसेस में ये हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्जन मीन्स आर्टिफिशियली हम इंड्यूस करते हैं सीजर्स, एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट करते हैं उसके थ्रू। तो मेनली तो ये हम सीवियर डिप्रेशन के केसेस में ही करते हैं, जिसमें कि हम 2 इलेक्ट्रोड जो है वो टेम्पोरल लोब में प्लेस करते हैं, माइनर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इंड्यूस करते हैं जो सीजर, वो कौन से होते हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर। एंड यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो है एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, थियोपेंटल सोडियम, एंड मसल रिलैक्सेंट देते हैं सक्सिनाइल कोलिन। एंड अगर हम बात करें फादर ऑफ ईसीटी, तो सैरलिटी एंड ल्यूसिनो बीनी 1938 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ ईसीटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इसके मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पहले यूज होता था, अभी यूज होता है हमारा इनडायरेक्ट, या हम कह सकते हैं मॉडिफाइड ईसीटी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। पहले क्या होता था, सिर्फ डायरेक्टली ही हम इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो डायरेक्ट ईसीटी में हम देते हैं एट्रोपिन सल्फेट, जो कि इसके बाद कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, जैसे कि एरिथमियाज हो सकते हैं पेशेंट को, उसमें भी वर्क करता है, एज वेल एज ये एंटी सेक्रेटरी भी वर्क करता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक होने से बचाता है। तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट और मॉडिफाइड ईसीटी की, तो यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे आपने AMO याद रखना है। A स्टैंड्स फॉर एनेस्थीसिया, जो हमने पहले बता चुके हैं, मसल रिलैक्सेंट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना रहेगा फ्लो, 1 to 3 लीटर पर मिनट।
नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स को हम 2 टाइप से प्लेस कर सकते हैं, बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल मीन्स बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड कौन सी वाली? टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब में बोथ साइड आप इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। यूनिलेटरल मीन्स सेम साइड पे रहेंगे आपके इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो एक यूनिलेटरल में भी जो 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक तो आपका रहेगा सेम जैसे कि बायलेटरल वाले में टेम्पोरल लोब में था, ठीक है। एंड जो अनदर रहेगा वो रहेगा आपका जस्ट लेटरल टू सेंट्रोपैराइटल लाइन, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाला जो है वो प्लेस होएगा। तो इसकी जो प्लेसमेंट है ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपके वाइवा में भी पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है आपके थ्योरी वाले में। सेकंड एक क्वेश्चन आता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। मिथ है कि हम बहुत ज़्यादा बिजली के जो झटके हैं वो पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। 70 to 150 वोल्ट दिया जाता है। इसका भी माना जाता है कि ओनली 20% जो है उसके ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है, ओनली 20%, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिया जाता है, 0.1 to 1, और यू कैन से अप्रॉक्सीमेट आंसर 0.6 सेकंड तक दिया जाता है ये, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है और ड्यूरेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट आता है इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। तो हम किन किन केसेस में दे सकते हैं? सीवियर डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया एंड मेनिया। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें वो 2 में डिवाइडेड है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट तो है जिसमें हमें देना ही नहीं है, वो है आपकी इंक्रीज्ड आईसीपी, सबएरेक्नोइड हेमरेज। एंड रिलेटिव अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो वो है प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज, हिस्ट्री ऑफ एमआई, सीजर्स, रेटिनल डिटैचमेंट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है या फिर है ईसीटी की, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट आती हैं आपकी कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशंस से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा ईसीटी की, जो कि हम आगे एमसीक्यू में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम थ्योरी वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस है आपकी मेमोरी लॉस, फ्रैक्चर, जॉ डिसलोकेशन, रेस्पिरेटरी एपनिया, बॉडी एक, हेडेक एंड स्टमक एक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि 2 में डिवाइडेड है, प्री ईसीटी एंड पोस्ट, ड्यूरिंग ईसीटी एंड पोस्ट ईसीटी। 3 में डिवाइडेड है बेसिकली। तो प्री ईसीटी में क्या करना है, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, प्रिपेयर करना है आपने पेशेंट को, रिटर्न कॉन्सेंट लेना है, एनपीओ रखना है, आर्टिकल रिमूव करने हैं, ड्रेसअप करना है जो नॉर्मली करते हैं, एंड एट्रोपिन देना है, ठीक है, प्री मेडिकेशन देनी है पेशेंट को। बाउल एंड ब्लैडर जो है वो एम्प्टी रखना है पेशेंट का। तो ये प्री ईसीटी वाली कंडीशन रहेगी। एंड ड्यूरिंग ईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पोजीशन रहेगी पेशेंट की वो रहेगी सुपाइन रहेगी या फिर डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन रहेगी, विद रोल्ड जो ब्लैंकेट और पिलो है उनके लंबर करके नीचे जो हमने क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो है ड्यूरिंग ईसीटी हमने जो देनी है पेशेंट को, सक्सेनाइल कोलिन देना है, ठीक है, और ऑक्सीजन देना है पेशेंट को, एंड सपोर्ट करना है हमने पेशेंट की आर्म्स और लेग्स को टाइटली विद द शीट, ठीक है, उसको रिस्ट्रेन नहीं करना है। अगर वैसे तो इतना ज़्यादा अभी जैसे कि मॉडिफाइड ईसीटी है तो इतना ज़्यादा कन्वर्जन आते नहीं हैं, बहुत माइनर से होते हैं, लेकिन फिर भी अगर केसेस है कि जिसमें फ्रैक्चर का बहुत ज़्यादा चांसेस है तो हमने क्या करना है, एक बेडशीट से पेशेंट को बोथ साइड से उसको हमने दबा देना है, आप कह सकते हो बेडशीट को, जिससे कि वो उसको फ्रैक्चर्स वगैरह के चांसेस या फिर उसके गिरने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, सपोर्ट रहेगी पेशेंट को भी। नेक्स्ट है प्लेस द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन सलाइन जेली। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको प्लेस करने से पहले सलाइन जेली में डिप किया होता है तो उनको हमने प्लेस करना है, एंड ऑब्जर्व करने हैं हमने सीजर्स। नेक्स्ट आता है पोस्ट ईसीटी। पोस्ट ईसीटी भी जो है हमारी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, साइडलाइन पोजीशन देंगे हम पेशेंट को, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, सक्शन करेंगे इफ रिक्वायर्ड है, अगर सक्रीशन आपको लग रहा है, चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड चेक द वाइटल्स इन एवरी 15 मिनट्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। रेस्ट करना है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो एग्जॉस्ट फील करता है, रीओरिएंट करना है आपने वार्ड में। आफ्टर रेस्ट जो है पेशेंट को फिर अपने सारी चीज़ें फिर से रीओरिएंट करवानी है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका रीअश्योरेंस। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आज सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शन कवर किया है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना प्लेस कर सकते हैं, एंड शेयर कीजिए अपने जो आपके नर्सिंग के फ्रेंड्स हैं उनके साथ, जिनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।